लीव इंकैशमेंट सैलरी, व्हाट इज इट? होता क्या है, जनरली हर ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज को साल में कुछ दिन के लिए छुट्टी अलाउ करती है विथ पे। सपोज एक पर्सन मिस्टर एक्स किसी कंपनी में काम कर रहे हैं एंड इस सैलरी से 25,000 पर मंथ, इनके साथ में इनको बोला गया है कि साल में आप से 35 और 40 डेज और 20 डेज आप छुट्टी ले सकते हो और उस छुट्टी का पैसा नहीं काटा जाएगा। वी विल नॉट डिडक्ट एनी मनी फॉर ऑल दिस लीव। ओके, जनरली एम्प्लॉइज अगर साल में छुट्टी ले लिए, सपोज आपकी कंपनी 30 डेज आपको ड्यूरिंग द इंटायर ईयर 30 डेज आपको लीव अलॉट करती है, अलाउ करती है विथ पे। अगर ड्यूरिंग द टेन्योर आपने इसी साल छुट्टी ले लिया, आपको उसका पैसा मिल गया, तो ये आप यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपने साल भर में सिर्फ 10 दिन की छुट्टी ली। ओके, रिमेनिंग 20 डेज का क्या होगा? अगर लैप्स हो जाता है तो ये आपके साथ जाती होगी। अगर सपोज मैं भी इसी कंपनी में काम कर रहा हूँ, मैं 30 दिन छुट्टी लिया, मुझे भी 25,000 इंटू 12 मिला, और आपने सिर्फ 10 दिन का छुट्टी लिया और आपको भी 25,000 इंटू 12 मिला, तो आप ज्यादा काम किए हो पर पैसा मेरा बराबर मिला है। इस सिचुएशन को टैकल करने के लिए काफी ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, ये जो रिमेनिंग छुट्टीज है इनको कैरी फॉरवर्ड करवाती है। रिमेनिंग छुट्टी आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो नेक्स्ट ईयर। मान लो 30 की जगह 50 डेज आपका छुट्टी हो गया, एंड सो ऑन कैरी फॉरवर्ड होता रहता है। कुछ लोग यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन डालता है, इससे ज्यादा छुट्टी कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी, कुछ लोग बिना रेस्ट्रिक्शन के चलता है। सपोज आपने 20 साल काम किया, हर साल का 30 डेज, टोटल 600 डेज आपको छुट्टी मिलना चाहिए था 20 साल के काम में, पर आपने सिर्फ 300 डेज ही छुट्टी लिया। सो अब आपकी आ रही है रिटायरमेंट की डेट, और उस दिन आपके खाते में पड़ा हुआ है 300 डेज ऑफ लीव। क्या मिलना चाहिए आपको? आपको इसके बदले में पैसा मिलना चाहिए, इसके बदले में पैसा मिलना चाहिए। तब अब एडजस्टमेंट करने का तो सीन खत्म, क्योंकि अब आप हो रहे हैं रिटायर। जब आप रिटायर हो रहे हैं तो अब इसको एडजस्ट नहीं किया जा सकता। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट आपका एम्प्लॉयर क्या करता है, इस लीव जो आपका लीव डेज आपके क्रेडिट पड़ा हुआ है, अगेंस्ट दिस दे विल गिव यू सम मनी, दैट इज नोन एज लीव एनकैशमेंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑन टर्मिनेशन ऑफ सर्विस। और तीसरा केस बनता है पे टू लीगल हेयर। ड्यूरिंग कंटिन्यूशन ऑफ सर्विस जितनी भी लीव सैलरी आपको मिलेगी सबके लिए फुल्ली टैक्सेबल, कुछ सोचना ही नहीं है। ऑन टर्मिनेशन ऑफ सर्विस अगर मिल रहा है और आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, सोचना नहीं है, फुल्ली एग्जेम्प्ट। क्लियर? और अदर्स एम्प्लॉइज के लिए अभी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, और ये वाला केस डी हम लोग पढ़ाई कर। लीगल हेयर को अगर मिल रहा है फुल्ली टैक्स फ्री, सब्जेक्ट टू सर्टेन रेस्ट्रिक्शन। अगर अदर एम्प्लॉइज की कैटेगरी में आप है तब ये एग्जेम्प्ट होता है कुछ हद तक, उसके ऊपर अगर आपको मिलता है इट विल बी टैक्सेबल। अब वो हमको जानना है कि कितना लीव सैलरी एग्जेम्प्ट होगा एंड कितना लीव सैलरी टैक्सेबल होगा इन केस ऑफ दिस कैटेगरी ऑफ पर्सन। At the time of termination, at the time of retirement, you are getting salary and you are not a government employee. Okay. Now, during service, fully taxable. At the time of retirement, in case of government employee, fully exempt under section 1010 AA. And in case of other employer, minimum of the following shall be exempt under section 1010 AA. Actual amount received, रुपया 3 लाख, 10 month average salary, or cash equivalent to 30 days average salary for every completed year of service as reduced by the actual leave availed or in cash during the tenure of service. इसको एक बार हम लोग बाद में समझते हैं, पहले हम लोग एवरेज सैलरी का मीनिंग निकालते हैं। एवरेज सैलरी के लिए सैलरी आपको करनी पड़ेगी 10 महीना की एवरेज बेस। उस सैलरी में आपको लेना है बेसिक, डीए ओनली फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, प्लस कमीशन एज अ फिक्स परसेंटेज ऑन टर्नओवर। ये हम लोग बातचीत पहले ग्रेजुएटी के केस में भी यही सैलरी लेते थे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा चेंज है फ्रॉम द डेट ऑफ रिटायरमेंट। सपोज अगर आप ग्रेजुएटी वाले केस में होते, नॉट कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट, उसमें क्या करते, मान लीजिए आप 15th
जून के दिन रिटायर कर रहे हैं, आप 10 मंथ की जब एवरेज सैलरी निकालते थे तो आपका ये जो 10th मंथ का लास्ट डे होता वो 31 मई होता, यानी कि ये जो एक्स्ट्रा ऊपर वाले जो 15 दिन या 20 दिन है उसको इग्नोर करते। लेकिन यहाँ पे लीव सैलरी में क्या करना रहेगा आपको, आप रिटायर किए हो 15 जून, तो 15 जून आपका लास्ट 10वां महीने का लास्ट दिन रहेगा, यानी कि आपको लेना है 15 जून, 15 मई से 16 मई से 15 जून, 16 अप्रैल से, इस तरीके से आपको चलाना है, ध्यान रहेगा। और while calculating completed year of service, फ्रैक्शन ऑफ द ईयर को इग्नोर कर देना है। भाई मैं 20 साल 7 महीना काम किया, हम 20 साल काम किए, 20 साल 5 महीना 20 साल काम किया, 20 साल 11 महीना 20 साल ही लेना है। क्लियर, यहाँ तक क्लियर। अब हम लोग समझ रहे हैं ये 4th पॉइंट कहना क्या चाह रहा है। कैश इक्विवेलेंट ऑफ 30 डेज एवरेज सैलरी। सपोज आपका एम्प्लॉय आपको साल का 40 दिन का छुट्टी देता है, आप काम किए हो 20 साल एंड 40 दिन हर साल के लिए छुट्टी देता है, तो आपके लिए आइडियली ड्यूरिंग इंटायर टेन्योर 800 दिन का छुट्टी बनता है। उसमें से आपने कुछ दिन छुट्टी लिया होगा, से आपने 500 दिन छुट्टी ले लिया, तो बचा 300 दिन। ठीक है, आपको आपका एम्प्लॉयर 300 दिन का पैसा देगा, लेकिन यहाँ पे एक इनकम टैक्स ने रेस्ट्रिक्शन डाल दिया। ये रेस्ट्रिक्शन डाला, अगर आपका एम्प्लॉयर आपको मोर देन 30 डेज पर ईयर अगर छुट्टी ग्रांट करता है, तो फॉर द पर्पज ऑफ इनकम टैक्स हम लोग 30 डेज ही कंसीडर करेंगे। अगर 30 डेज से कम अगर ग्रांट करता है तो हम लोग जितना दिन ग्रांट करता है उतना दिन लेंगे। मान लीजिए आपका एम्प्लॉय 40 दिन करता है तो हम लोग 30 डेज कंसीडर करेंगे इस फॉर्मूले के लिए। तो हमारा नंबर ऑफ डेज, मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज अलाउड टू मी आता है 600 दिन। उसमें से मैंने 500 दिन तो छुट्टी ले लिया है, डिवाइड बाई 100 दिन का सैलरी। अगर आप सैलरी पर मंथ बेसिस पे निकाले हो तो सैलरी को पर डे पे कैलकुलेट कर लो, या इस 100 को डिवाइड बाय 30 करके मंथ में कन्वर्ट कर लेना। क्लियर। अगर आपका एम्प्लॉय 20 डेज ही देता है, अगर आपका एम्प्लॉय 20 डेज ही छुट्टी देता है तो 20 ईयर्स इंटू 20 400 डेज का छुट्टी मिलता है। इसमें से मान लीजिए आपने 100 डेज ही छुट्टी लिया है, 100 डेज माइनस कर लीजिए 300 डेज डिवाइड बाय 30, यानी कि 30 मंथ का पैसा आपको मिलेगा। क्लियर। 10 मंथ, सॉरी 30 इंटू, मेरा मैथ्स तो आप जानते ही हो, 10 मंथ का सैलरी आपको मिलता है। ये चौथा 4th लिंक बनेगा। इन चारों में से जो लोअर आएगा उतना रुपया एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा। एक एग्जांपल देखते हैं। Mr. Bhanu is working in Zebra Limited since last 25 years 9 months. Fraction of the month shall not be considered. You are supposed to consider 25 years. Company allowed 2 months leave. 2 महीने का छुट्टी दे रहा है तो आपको 30 days लेना है, यानी 1 month लेना है। For every completed year of service to its employee, during the job he had availed 20 months leave. वो जॉब के दौरान 20 महीना का छुट्टी ऑलरेडी ले चुका है। At the time of retirement on 10th August 2021, he got rupees 1,50,000 as leave encashment. As on that date, his basic salary was rupees 5,000, DA 2,000, commission was 5% on turnover, and 2,000 is the fixed commission. We are not supposed to consider this one. Turnover affected by the assessee during last 10 months evenly is rupees 5 lakh. Bhanu got an increment of rupees 1,000 per month from 1st January 2021. Okay, when he retired, he is retiring on 10th August. In basic and 500 in DA. Compute his taxable leave encashment salary. पहले completed year of service 25 years 9 months 25 साल माना जाएगा, इसमें तो मुझे कोई डाउट नहीं है। पिछले 10 महीने का उसकी सैलरी निकालें। कौन सा कंपोनेंट लिया जाएगा सर? बेसिक लिया जाएगा, डीए लिया जाएगा एंड कमीशन ऑन टर्नओवर लिया जाएगा। कहां से लिया जाएगा सर? 10th अगस्त के दिन रिटायर हुआ है तो 10th अगस्त आपको लास्ट दिन मानना पड़ेगा। अब इसमें हम ऐसे कर लें कि 10 दिन इधर ले लिया, जुलाई पूरा, जून, मई, अप्रैल, मार्च, फेब, जैन, दिसंबर, नवंबर कर लिया, और अक्टूबर का 21 दिन अगर मैं ले लूं
तो ये क्या मेरा 10 महीना हो गया क्या, ये 1 ये 2 ये 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 दिन इधर और 21 दिन इधर, मिला के मेरा 10 मंथ हो जाता है। मेरा 10th रिटायरमेंट के समय मेरी सैलरी थी 5,000 रुपया, तो 10 दिन का मेरा होता है 1613 प्रोपोर्शनेट किया मैंने, एंड डीए बनता है 645। बाकी जुलाई का तो मेरा पूरा है, जून पूरा, मई पूरा, जैन तक मेरा सेम स्ट्रक्चर चल रहा है 5,000 और 2,000। मुझे पता है कि जैन मंथ में 1 जनवरी से उसकी सैलरी और बेसिक एंड डीए में कुछ इंक्रीमेंट हुआ है, तो उसके पहले दिसंबर में उसकी सैलरी रही होगी 5,000 माइनस 1,000 रुपीज तो बढ़ने के बाद है, तो 1,000 रुपए का इंक्रीमेंट हुआ है, तो दिसंबर महीने में उसकी सैलरी 4,000 रही होगी, एंड सिमिलरली डीए 1,500 रहा होगा, नवंबर में भी ये, और अक्टूबर में भी यही रहता, लेकिन हमको 21 डेज करना है तो प्रोपोर्शनेटली मैंने कर दिया। ये मैंने इनकी टोटल निकाल ली 47,323 और 18,661, ये हो गया बेसिक और डीए। अब आओ कमीशन। कमीशन इवनली थ्रू आउट द ईयर रहा है, 5 लाख का टर्नओवर मैंने किया है 12 महीना में, तो हर महीना अगर इवन रहा है तो प्रोपोर्शनेट कर लें, 5 लाख इंटू 5%, 5 लाख डिवाइड बाय 12 गुना 10 गुना 5%, ये आया मेरा 20,833। ओके, ये मैंने सारा जोड़ा, ये मेरे सारा 10 महीने में मुझे मिला है 86,817। दैट मीन्स ऑन एन एवरेज मेरी सैलरी है डिवाइड बाई 10 कर लूं तो एवरेज सैलरी मेरी होगी पिछले 10 मंथ की 8682। आई होप यहां तक सबको क्लियर है। अब आओ, अब फाइनल सॉल्यूशन। 1,50,000 आई एम गेटिंग एज अ लिव इनकैशमेंट। फर्स्ट लिव एक्चुअल अमाउंट रिसीव, स्टैट्यूटरी लिमिट 3 लाख, 10 मंथ सैलरी, ये तो सर हमने कैलकुलेट किया ही है, 86,817 और 86,820, इसको राउंड कर दिया यहाँ पे। और अब सैलरी फोर्थ लिव निकालिए, इसको 2 महीना की छुट्टी मिलती है, इसको 2 महीना की छुट्टी मिलती है, और ये 25 साल काम किया है, तो हम लोग कंसीडर 1 महीना की करेंगे। अगर 2 महीना 1 महीना से ज्यादा का छुट्टी पर मंथ मिलता है तो वी विल कंसीडर ओनली 1 मंथ एज अ लीव, तो इसको मिलना चाहिए 1 into 25, इसको नंबर ऑफ डेज में भी कर सकते हो, मंथ में भी कर सकते हो, मैक्सिमम 25 मंथ का छुट्टी मिलना चाहिए। आउट ऑफ डेज ही ऑलरेडी टेकन 20 मंथ एज अ लीव, सो 5 महीना का सैलरी 5 मंथ इंटू एवरेज सैलरी हम लोग कैलकुलेट करके रखें 8682, ये हमारा फोर्थ लिंब बना। इन चारों में से जो लोअर हुआ उतना रुपया एग्जेम्प्ट है, बैलेंस रुपया टैक्सेबल है। गॉट इट? इसका एक और वर्जन है, हाउ शैल योर आंसर डिफर इफ द असेसी हैड टेकन 2 मंथ लीव इंस्टेड ऑफ 20 मंथ। अगर 2 ही महीना का छुट्टी लिया होता तो क्या होता? सर यहां तक तो सब कुछ सेम ही रहेगा, खाली यहाँ पे चेंज हो जाएगा 1 into 25, 25 महीना उसको मैक्सिमम मिलना चाहिए, लेकिन उसने लिया 2 महीना, ये हटा दिया, यानी कि 23 मंथ्स इनटू सैलरी, एवरेज सैलरी, ये हमारा 199,686 आ जाता है। इन चारों में से जो लोअर रहेगा वो एग्जेम्प्ट, दैट इज 86,820 एग्जेम्प्ट, बैलेंस इज टैक्सेबल। इज इट क्लियर? एक और छोटा सा इलस्ट्रेशन दिया हुआ है। Mr. Das retired on 31st/3/2022. At the time of retirement, 18 months leave was lying to the credit of his account. 18 महीने का छुट्टी उसके अकाउंट में पड़ा हुआ था। He received leave equivalent to 18 month basic salary 126,000. उसको 18 महीने की बेसिक सैलरी इक्विवेलेंट लीव इनकैशमेंट मिला 1,26,000 का। His employer allows him 1.5 months leave for every completed year of service. During his tenure, he availed 12 months leave. अपने टेन्योर में उसने 12 महीने का छुट्टी ऑलरेडी लिया है, 18 महीना उसके लास्ट में पड़ा है, एंड 12 महीना का उसने छुट्टी लिया था, मतलब ऑल टुगेदर 30 मंथ इसका छुट्टी बनता है। At the time of retirement, he also gets D of ₹3,000. His last increment of ₹1,000 in basic was on 1st April 2021. Find taxable leave encashment. अगर उसका पूरा छुट्टी 30 महीना का बनता है और हर साल उसका एम्प्लॉयर 1.5 महीना के लिए छुट्टी देता है, क्या ये मैं बोल सकता हूँ कि वो 20 इयर्स काम किया है?
उसका कंप्लीटेड ईयर ऑफ जॉब है 20 इयर्स, उसको मिला। अभी लास्ट में उसके पास पड़ा है क्रेडिट 18 महीना, 12 महीना उसने ले चुका है। ऑल टुगेदर ही इज इंटाइटल्ड एज पर एम्प्लॉयमेंट रूल्स, एम्प्लॉयमेंट टर्म्स एंड कंडीशन, ही इज इंटाइटल्ड फॉर 30 मंथ्स लीव। क्योंकि उसका एम्प्लॉयर 1.5 मंथ्स के लिए छुट्टी देता पर कंप्लीटेड ऑफ ईयर, तो वो 20 साल काम किया होगा तभी उसका 30 महीना का छुट्टी बनता है। आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल। सैलरी हियर मींस बेसिक प्लस डीए आपको मिलना। बेसिक 18 महीना का 1,26,000 है, तो हर महीना का कितना 126 डिवाइड बाई 10 डिवाइड बाई 18, 1,26,000 डिवाइड बाई 18 दैट कम्स टू 7,000, ये उसको मिला है। तो और डीए उसका 3,000 है। क्या मैं ये कहूँ कि उसकी एवरेज सैलरी 10,000 पर मंथ है? एक क्वेश्चन अराइज होगा, सर ये इंक्रीमेंट हम लोग क्यों नहीं कंसीडर कर रहे हैं? सर ही रिटायर्ड ऑन 31/3/2022। अगर 10 महीना यहाँ से काउंट करें तो 1 जून आता है। ये जो इंक्रीमेंट हुआ है जून से भी पहले हुआ है, यानी कि लास्ट 10 मंथ्स में उसकी सैलरी बराबर ही रही है। तो अगर एक ही बराबर सैलरी रहा है तो एवरेज सैलरी भी उतना ही आना है 10,000 पर मंथ। होपफुली इट इज क्लियर। अब तो बस 2 मिनट का काम भी नहीं है। 126 उसको मिला, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड 126, स्टैट्यूटरी लिमिट 3 लाख, 10 मंथ एवरेज सैलरी, उसकी एवरेज सैलरी अभी 10,000 है, 10 से मल्टीप्लाई किया 1 लाख। अब उसको 20 साल काम उसने किया है, तो हम लोग उसका एम्प्लॉयर भले ही 1.5 महीना दे रहा हो, पर हम लोग मैक्सिमम कितना अलाउड करेंगे 1 मंथ। तो 20 साल, उसमें से 12 महीना वो छुट्टी ऑलरेडी ले लिया है, तो ये हो गया 8 महीना इनटू 10,000 पर मंथ उसकी सैलरी, जो लास्ट में एवरेज सैलरी, ऑल टुगेदर इट इज 80,000 टोटल आया। इनमें से जो लोअर उसको एग्जेम्पशन, बैलेंस इज टैक्सेबल। ध्यान रखना, अगर आपका एम्प्लॉयर यहाँ पे सिर्फ हाफ मंथ का छुट्टी देता, सिर्फ हाफ मंथ का छुट्टी देता, तो ये कैलकुलेशन थोड़ा सा चेंज हो जाता। 30 डिवाइड बाई 0.5, तब ये कितना दिन काम किया? 60 इयर्स काम किया। गॉट इट? अकॉर्डिंगली फिर यहाँ पे जो कैलकुलेशन होता, ये 1 मंथ की नहीं 15 डेज के हिसाब से कैलकुलेशन होता है। इज इट क्लियर टू यू? लीव सैलरी जो लीव सैलरी पे जो अपना डिस्कशन पहले भी हो चुका है, अगर लीव सैलरी लीगल हेयर को मिलती है तो वो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं देना है। होपफुली इट विल क्लियर योर डाउट्स। आप हमारे चैनल यूट्यूब पे चैनल जो है टैक्स पॉइंट इंडिया, उसको जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।